प्रतिवर्ष भारतीय रेल के अंदर अगर देखा जाए तो लगभग 10,000 करोड़ रुपए का घाटा केवल और केवल भ्रष्टाचार के कारण होता है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री ने के द्वारा सदन में प्रस्तुत 2012-13 के रेल बजट पर जो चर्चा चल रही है, इस पर आपने मुझे अवसर प्रदान किया है। मैं आपके प्रति हृदय से आभारी हूं। भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जो रेल मंत्री सदन में बजट प्रस्तुत किया हो वो आज सदन में मौजूद नहीं है। वो निवर्तमान हो चुके हैं, तो सदन निवर्तमान से भी और वर्तमान से भी इस चर्चा के दौरान वंचित है। महोदय, माननीय रेल मंत्री के द्वारा जब सदन में अपनी घोषणाएं की जा रही थी, बजट भाषण के दौरान भी, तो उस समय भी जब वह तत्कालीन रेल मंत्री अपनी उपलब्धियों को नहीं बता पा रहे थे, उन्हें एनेक्सर के हवाले कर रहे थे, तो हम लोग समझ गए थे कि इसके पीछे कहीं ना कहीं दाल में काला है। क्योंकि जो अपनी उपलब्धियों को नहीं बता सकता कि हम क्या करने जा रहे हैं, उनकी घोषणाएं उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं की। और जैसे ही उन्होंने रेल बजट में यात्री किराया बढ़ाने की घोषणा की, तो हम लोग समझ चुके थे कि अब क्या कुछ होने वाला है। महोदय, भारतीय रेल का लगभग 158 वर्ष पुराना इतिहास है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा यात्री वाहक के साथ साथ दुनिया का चौथा माल वाहक के रूप में भी भारतीय रेल जाना जाता है। भारतीय परिवहन व्यवस्था की महारानी के रूप में भारतीय रेल को जाना जाता है। और मैं मुकुल राय जी को इस बात के लिए उनकी अनुपस्थिति में बधाई दूंगा कि जहाज रानी से महारानी मंत्रालय का दायित्व जो उन्हें दिया गया है, कम से कम वह इस महारानी मंत्रालय का दायित्व निर्वहन करने के लिए उन घोषणाओं को, जो घोषणा यहाँ पर पूर्व रेल मंत्री माननीय श्री ममता बनर्जी जी ने और माननीय श्री दिनेश त्रिवेदी जी ने घोषित की थी, उन सब को ईमानदारी से लागू करेंगे। रेल बजट में इस बार का जो रेल बजट था वह कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। रेल यात्रियों की सुरक्षा, आधुनिकीकरण और उसके आधारभूत ढांचे के विकास के बारे में रेलवे को आर्थिक रूप से समुन्नत बनाने के लिए रेल बजट में जो घोषणाएं की गई हैं, हमें उसमें संदेह लगता है। क्योंकि स्वयं रेल मंत्री ने अपने बजट भाषण में इस बात को कहा भी कि पिछले रेल मंत्रियों के द्वारा जो घोषणाएं की गई थी वे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। तमाम योजनाएं लंबित पड़ी हुई हैं। राजनीतिक कारणों से जो घोषणाएं हुई उन पर पैसा दिया जाता है, लेकिन रेलवे के राजस्व को बढ़ाने के लिए जिन घोषणाओं को लागू किया जाना चाहिए था, जिन पर धन का आवंटन होना चाहिए था, वे योजनाएं लंबित पड़ी हुई हैं।
रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए भी श्री सेम पित्रोदा की अध्यक्षता में जो गठित एक्सपर्ट कमेटी थी, उसने स्वयं इस बात को माना है कि अगर रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए वर्तमान में 5,60,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। इतना पैसा आएगा कहां से? जो रेल की लंबित परियोजनाएं हैं और जो घोषणाएं की गई हैं, इन सब को लेकर के स्वयं रेल मंत्री इस बात को कहते हैं कि 14 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता उनको पड़ेगी। पिछली बार माननीय रेल मंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने इस सदन में विजन 2020 की घोषणा की थी और उस समय उन्होंने इस बात को कहा था कि विजन 2020 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें 25,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क के विस्तार और 30,000 किलोमीटर रेल लाइन के दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष 2,500 किलोमीटर रेल लाइन बिछाने का लक्ष्य पूरा करना था। लेकिन आप देखें, पिछले 2 वर्षों का ही आंकड़ा उठा करके देखें तो बमुश्किल प्रतिवर्ष 1,000 किलोमीटर की भी नई रेल लाइन नहीं बिछा पा रहे हैं। भारतीय रेल के जहां तक आय का प्रश्न है, मुझे लगता है कि आय का जो महत्वपूर्ण साधन भारतीय रेल का था वो माल भाड़ा था, जिसमें 65% आमदनी रेल की माल भाड़े से होती थी। लेकिन आज 1950 में माल भाड़े का जो प्रतिशत था 88% था, आज वो घट करके 35% है। कारण है कि मालगाड़ी की औसत जो रफ्तार है वह मात्र 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और यही नहीं, सुरक्षा की गारंटी भी नहीं। रेलवे की पार्सल सेवाएं आज के दिन पर असुरक्षित मानी जा रही हैं। लोग सामान भेजने में, अपना पार्सल भेजने में कहीं ना कहीं असुविधा महसूस कर रहे हैं। महोदय, जो माननीय रेल मंत्री ने यात्री किराया बढ़ाया है, मुझे लगता है कि उसका औचित्य नहीं था। यह देश पिछले 5-7 वर्षों से भयंकर महंगाई की चपेट में है। अभी लगभग 1 घंटे पूर्व हम लोग इस सदन में बीपीएल सूची पर चर्चा कर रहे थे। सरकार अपने फिजूल खर्ची को कम नहीं करना चाहती। सरकार ने या रेल मंत्रालय ने अपने फिजूल खर्ची को कम करने के लिए कोई उपाय नहीं सुझाए। और यही नहीं, प्रतिवर्ष भारतीय रेल के अंदर अगर देखा जाए तो लगभग 10,000 करोड़ रुपए का घाटा केवल और केवल भ्रष्टाचार के कारण होता है। अगर रेलवे अपने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा ले तो प्रतिवर्ष 10 से 15,000 करोड़ रुपए की बचत भारतीय रेल को वहीं से हो सकती थी। लेकिन भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगेगा, फिजूल खर्ची नहीं रुकेगी। एक सीधा सा उपाय है कि भारतीय रेल के यात्रियों पर एक किराया हम थोप देंगे तो उस किराए से हम लोग भारतीय रेल को आर्थिक रूप से समुन्नत कर पाएंगे, भारतीय रेल का आधुनिकीकरण कर पाएंगे। मुझे लगता है कि भारतीय रेल एक व्यावसायिक साधन नहीं है। भारतीय रेल की अपनी सामाजिक प्रतिबद्धताएं हैं और उन सामाजिक प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रख करके मुझे लगता है कि यात्री किराए में की गई बढ़ोतरी इस देश के आम आदमी को तबाह करने की साजिश का एक हिस्सा है। महोदय, अच्छा होता भारतीय रेल आधुनिकीकरण की बात करता, भारतीय रेल आर्थिक रूप से समुन्नत करने की बात करता और उस दिशा से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात करता। पुराने पड़ चुके रेल ट्रैक हैं, जर्जर पुल हैं, पुरानी सिग्नल प्रणाली है, हजारों किलोमीटर के रेल ट्रैक का नवीनीकरण का मामला है, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम आदि के बारे में
जो बात होनी चाहिए थी, जो कार्य ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए था, वह अभी तक नहीं हो पाया है। अभी भी भारतीय रेल में 15,000 संपार फाटक ऐसे हैं जो अनमैन्ड हैं, मानव रहित हैं। हम लोग देख रहे हैं, कल ही दुर्घटना हाथरस के अंदर हुई, 16 निर्दोष लोग मारे गए। अनमैन्ड हैं, मानव रहित हैं। हम लोग देख रहे हैं, कल ही दुर्घटना हाथरस के अंदर हुई, 16 निर्दोष लोग मारे गए। जिस दिन रेल बजट यहां पर प्रस्तुत हो रहा था, उस दिन देवरिया जिले के सलेमपुर में एक मानव रहित संपार फाटक पर दुर्घटना होती है, वहां पर भी एक व्यक्ति की मौत होती है। आखिर ये मौतें कब तक, ये मौतों का सिलसिला कब तक होगा? मैं माननीय रेल मंत्री से जानना चाहूंगा कि नई रेलों का दोहरीकरण, आमान परिवर्तन, रेल के आधुनिकीकरण पर होने वाले लाखों करोड़ रुपए के जो खर्च होंगे, उनके लिए मंत्रालय संसाधन कहां से जुटाएगा? पूर्व रेल मंत्री के द्वारा घोषित जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन है, रेलवे की फालतू भूमि में मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेजेस स्थापित करने की जो बात हुई थी, उन घोषणाओं को कहां तक पूरा मंत्रालय कर पाया है? बजट में उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अलावा रेल बजट में एक और बात की घोषणा हुई कि 1 लाख नई भर्तियां होंगी। यह अच्छी बात है, लेकिन क्या जो वित्तीय भार भारतीय रेल पर पड़ेगा, उसकी भरपाई कहां से होगी? कृपया समाप्त करें महोदय। अभी तो ये प्रारंभ किया हूं मैं। नहीं, बोलने वाले बहुत हैं, तो फिर उनको बोलने नहीं दिया जाएगा। पूरी रात भर चर्चा चलेगी महोदय। रात भर चलिए तो सब लोग बोलने को तैयार हैं, सब लोग तैयार हैं, और मैं इसीलिए आपसे रात भर चलेगी तो सब लोग के लिए है ना। हम लोग बैठे हैं, हम लोग रात भर बैठेंगे। महोदय, पिछली बार एक और बात हुई थी, वह होती कि रेलवे की जो फालतू भूमि है उसका वाणिज्यिक उपयोग होगा। सचमुच बहुत बड़ी भूमि रेलवे की है जिस पर भूमाफियाओं का कब्जा है, और अगर रेलवे उन्हें वाणिज्यिक रूप से उपयोग करता है या लीज पर देकर के उनसे किराया वसूली करता है, तो रेलवे की आय का एक साधन बढ़ सकता है। हम लोगों ने गोरखपुर में नगर निगम के द्वारा एक प्रस्ताव रेलवे को भेजा था। वहां की अवैध कब्जों को हटा करके वहां पर जो पटरी व्यवसायी हैं, जो सड़कों पर कार्य करने वाले लोग हैं, उन लोगों के पुनर्स्थापित करने के बारे में मुझे लगता है कि 3रा साल हो चुका है, अब तक उस प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री से केवल एक अनुरोध करना चाहूंगा। हम लोग जब बजट यहां पर संसद सत्र चलता है तो रेल से ही यात्रा करते हैं। हम लोग देखते हैं रेल के आधुनिकीकरण की हम बात कर रहे हैं, लेकिन रेल में की समयबद्धता, रेल की सफाई, इस पर कहीं भी कोई ध्यान नहीं है। भारतीय रेल की जो स्थिति है, सचमुच बहुत दुख होता है। जिनमें एमपी जिन ट्रेनों में यात्रा करते हैं वहां पर तो फिर भी गनीमत है, लेकिन जहां पर संसद सदस्य जिन रेलगाड़ियों से यात्रा नहीं करते, उनकी तो बड़ी दुर्गति है, बड़ी खराब स्थिति है। और मैं पिछली बार भी 2 प्रस्ताव रखा था कि भारतीय रेल से यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री को उचित किराए पर एक सीट उपलब्ध करवाया जाए, और यदि आप यात्री को सीट नहीं उपलब्ध करवा रहे हैं तो कम से कम उसी तर्ज पर यात्री से पैसे की कटौती भी की जाए। और दूसरा, अगर कोई रेलगाड़ी समय पर यात्री को उसके गंतव्य तक नहीं पहुंचाती है तो किराए में उसी अनुपात में कटौती भी कर दी जाए। महोदय, भारतीय रेल के इस बजट में रेल कर्मियों की सुविधा की बात की गई है, और यह होना भी चाहिए। जिन कर्मियों के कारण इतने बड़े नेटवर्क का संचालन हो रहा है, उन्हें बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन उनकी कार्यक्षमता और दक्षता को बढ़ाया जाए, इसके बारे में भी मुझे लगता है कि विचार किया जाना चाहिए, इस पर गंभीरता से प्रयास किया जाना चाहिए। मैं रेल बजट में जो घोषणाएं हुई हैं, मैं माननीय रेल मंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उनको वे लागू करें। महोदय, केवल मैं अपने क्षेत्र में आ रहा हूं, और उसमें खासतौर से जो उन्होंने घोषणा की कि आनंद नगर से महाराजगंज घुगली, बस्ती से बांसी होते हुए कपिल वस्तु, जो नई रेलवे लाइन के मूल्यांकन को इन्होंने योजना आयोग में भेजा है, उस कार्य को अविलंब प्रारंभ करने की तैयारी की जानी चाहिए।
सैजनवा बांसगांव बड़हलगंज दोहरी घाट तथा सैजनवा से बखिरा बांसी के लिए जो नई रेल लाइन के सर्वेक्षण का कार्य है, यह पहले भी सर्वेक्षण हुए हैं। इस कार्य को सर्वेक्षण करने के साथ साथ धनावंटन की भी व्यवस्था इस पर की जानी चाहिए। इसके अलावा आनंद नगर से नौगढ़, गोंडा से बढ़नी आमान परिवर्तन के कार्य को इन्होंने बात तो की, रेल बजट में इस बात को तो रखा, लेकिन यह पिछले 7 वर्षों से इसके आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है। भारत नेपाल के बॉर्डर क्षेत्र में यह कार्य है, सुरक्षा की दृष्टि से भी और वहां की आवश्यकता की दृष्टि से भी इस कार्य को गोरखपुर से आनंद नगर से नौगढ़, नौगढ़ से बढ़नी, बढ़नी से बलरामपुर, बलरामपुर से गोंडा तक का कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा हो। मैं रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस कार्य को संपन्न किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो अन्य बातें इस रेल बजट में, मैं इन सब के लिए माननीय रेल मंत्री का मैं स्वागत करूंगा कि जो उन्होंने रेल बजट में कम से कम पूर्वोत्तर रेलवे के बारे में कुछ तो प्रावधान किया, और मैं माननीय नए रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इनको वे यथावत रखें। ऐसा न हो कि दिनेश त्रिवेदी ने घोषणा की है तो मुकुल राय जी उन सबको खारिज कर दें, क्योंकि ये चीजें न हो, इस बात के लिए मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा। महोदय, मेरी माननीय रेल मंत्री से अनुरोध है कि मैं गोरखपुर से प्रतिनिधित्व करता हूं। गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय भी है, जोनल मुख्यालय है, और इस दिशा से मेरा अनुरोध है कि हर जोनल मुख्यालय में एक मंडल मुख्यालय है, इसलिए गोरखपुर में भी पूर्वोत्तर रेलवे के जोनल मुख्यालय पे एक मंडल मुख्यालय रेलवे का हो। दूसरा मेरा अनुरोध है कि गोरखपुर में लोको इलेक्ट्रिक कारखाना स्थापित किया जाए। गोरखपुर में पहले स्टीम कारखाना था, लेकिन वह बंद हो गया, क्योंकि स्टीम इंजन आपके बंद हो गए हैं, तो अब कम से कम आपके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, थोड़ी सी सुविधा और जुटा दिया जाए, थोड़ा सा धनावंटन हो जाए, तो वह आपके लिए बंद कारखाने के ही इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी सी लागत से लोको इलेक्ट्रिक कारखाना स्थापित हो सकता है। मेरा अनुरोध होगा गोरखपुर गोंडा लखनऊ रेल लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण के कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। गोरखपुर से दिल्ली के बीच राजधानी या दुरंतो, सुश्री ममता बनर्जी जी ने पिछली बार घोषणा की थी कि दिल्ली गोरखपुर के बीच में हम लोग संचालित करेंगे और दिल्ली गोरखपुर कलकत्ता के बीच में भी ट्रेन, सुपरफास्ट ट्रेन चलाएंगे। माननीय रेल मंत्री के रूप में वे कलकत्ता जा चुकी हैं, लेकिन आप उनके प्रतिनिधि के रूप में यहां पर आए हैं और मुझे लगता है बहुत अच्छे प्रतिनिधि आप उनके साबित हों। इस दिशा से कम उनकी घोषणाओं को पूरा करें कि गोरखपुर से दिल्ली के लिए 3-3, 4-4 महीने का वेटिंग चलता है। गोरखपुर से दिल्ली के बीच किसी भी ट्रेन में आप मालूम करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा कि एक शताब्दी या दुरंतो इस रूट पर चले, और दूसरा गोरखपुर से कोलकाता के बीच एक सुपरफास्ट ट्रेन चले, क्योंकि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी कोलकाता में और पूर्वोत्तर के राज्यों में निवास करती है। उन लोगों को आने जाने में बड़ी असुविधा होती है। तो मेरा अनुरोध होगा ये एक महत्वपूर्ण, मैं आपसे चाहता हूं कि महोदय अगले वर्ष प्रयाग में महाकुंभ का आयोजन है। महाकुंभ के आयोजन के लिए उससे पहले से आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर से यात्रा करेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर का जो मुख्यालय है वह पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल की तराई के एक बहुत बड़े भूभाग का प्रतिनिधित्व करता है। तो गोरखपुर से इलाहाबाद के बीच इंटरसिटी, मतलब कुंभ की बात कर रहा हूँ, आप भी जाएंगे कुंभ में और लोग बोलेंगे कुंभ में, उसी की बात कर रहा हूं। आपका 20 मिनट हो गया, आप 2 मिनट हो गए, तो कितना देर बोलिएगा बता दीजिए। गोरखपुर इलाहाबाद के बीच एक इंटरसिटी संचालित करने, कुंभ की दिशा से, यात्रा की दिशा से भी उसको संचालित करने की व्यवस्था करें। इसके अलावा गोरखपुर हरिद्वार देहरादून जो राप्ती सागर एक्सप्रेस है, इसको प्रतिदिन करने, भिवानी गोरखपुर के बीच चलने वाली गोरखधाम एक्सप्रेस में पेंट्री कार की सुविधा, आनंद विहार से मुजफ्फरपुर तक संचालित सप्त क्रांति सुपरफास्ट जो ट्रेन है, इसके समय सारणी में सायकाल 5 बजे संचालित हो। इस दिशा से पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के नकहा, कैंट, सूरजकुंड, पीपीगंज, कंपियरगंज, मालीराम, सैजनवा, पिपराइस तथा जगतबेला स्टेशनों का उच्चीकरण, गोरखपुर से भिवानी संचालित गोरखधाम एक्सप्रेस को भिवानी से दिल्ली के आगमन का समय 5 बजे तथा नई दिल्ली से प्रस्थान का समय सायकाल 5:30 बजे इसको किया जाए। और इसके अलावा मेरा आपसे अनुरोध है कि पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के अंदर कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर हम लोगों ने सड़क ओवरब्रिज की मांग की है, उसमें
NH-28 के नंदानगर में, नकहा रेलवे क्रॉसिंग पर, हड़वा फाटक रेलवे क्रॉसिंग पर, पीपीगंज रेलवे क्रॉसिंग पर, मानीराम रेलवे क्रॉसिंग पर, पिपराइस रेलवे क्रॉसिंग पर, कैंपियरगंज रेलवे क्रॉसिंग पर और सैजनवा रेलवे क्रॉसिंग पर ये महत्वपूर्ण ओवरब्रिजेस के प्रस्ताव हम लोगों ने पूर्व में भी मंत्रालय को दिए हैं। महोदय, रेल मंत्रालय आपके नेतृत्व में इस देश के रेल यात्रियों को सुरक्षित यात्रा प्रदान कर सकें,